नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.एन. दिवाकर हूँ। मैं वैज्ञानिक तौर पे इधर काम कर रहा हूँ। मैं आपको आज प्लांटेशन टेक्निक एंड इकोनॉमिक ऑफ सैंडलवुड कल्टीवेशन, ये वृक्षारोपण तकनीकी और अर्थशास्त्र के बारे में, सैंडलवुड का कल्टीवेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। सब लोग जानते हैं ये सैंडलवुड किस किस के लिए यूज़ करते हैं, और इसका इतिहास भी जानते हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं और कैसे इसका मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में सब लोग यूज करते थे, ये सब पता है। और ये सैंडलवुड आज का नहीं, बहुत दिनों का यूज से चल रहा है, ये बहुत दिनों से यूज चल रहा है इसका। और फ्रेग्रेंस में, कॉस्मेटिक्स में, रिलीजियस एप्लीकेशंस में, बहुत तरीके का वेराइटीज में इसको यूज किया जाता है। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये अर्थशास्त्र के बारे में। ये क्या होता है, अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये हमको मदद करता है, ये साइंस को जानने के बाद हमको मदद करता है और मेकिंग ये दी डिसीशंस, वेदर कौन सा मैं वृक्षारोपण करूं या सैंडल करूं या कोई और ट्री करो या कोई और पौधा में खेती करूं, ये इसका बारे में आपको डिसीजन लेने में मदद हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है, ये कोई भी सेल करने वक्त या परचेस करने वक्त या इसका जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आता है इससे, या उसका सैपवुड हो, आर्टवुड हो, या उसका सीड हो, ये कितना दाम में बिकता है, कितना उसका मुनाफा है, ये सब जानने के लिए इकोनॉमिक्स जानना बहुत जरूरी है। एंड खासकर सैंडल में क्या होता है, इकोनॉमिक्स सैंडल का क्यों जानना चाहिए? बिकॉज इट इज वन ऑफ द हाईली प्राइस, मतलब बहुत ही महंगी लकड़ी है इसका। मतलब ये सैंडलवुड जो है, परफ्यूम यूज करता है, बहुत महंगी लकड़ी है। और इसका कल्टीवेशन में बहुत चैलेंजेस है। दैट मीन्स जब भी हम वृक्षारोपण करते हैं उस दिन से लेके हार्वेस्ट तक, हार्वेस्ट होके आपका पैसा आपका अकाउंट में आने तक बहुत तरीके के चैलेंज एक फार्मर को फेस करना पड़ता है। एंड जब कोई भी फार्मर इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है इससे, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, ये सब जानते हैं, सुबह से बता गया, ये सैंडलवुड एक पैरासाइट है। जब पैरासाइट होता है तो उसका एक ऑल्टरनेट होस्ट देना बहुत ही जरूरी है कल्टीवेशन में। मगर ऐसे एक सिचुएशन में इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट भी, जो होस्ट हम जिस ढंग से जो डाला जाता है उसको मदद करने के लिए, ग्रोथ को कितना डिस्टेंस में डालता है और उससे क्या मुनाफा है और कितना साल तक उसका इंतजार करना पड़ता है, उसका उससे हम पैसा कमाने के लिए, ये सब भी इकोनॉमिक्स में ऐड हो जाता है। एंड मैं पहले जैसे बताया, ये इकोनॉमिक्स जो सैंडलवुड का इकोनॉमिक्स जानने के बाद हमको पता चल जाता है कि कैसे इसका बारे में सोचे और कैसे उसका डिसीजन ले इसका बारे में। इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, ये प्लांटेशन टेक्निक अभी तक सुबह से बहुत लोग आपके बहुत चीजों के बारे में बताए। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं, इसमें ये डिसीजन हम लेते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, एक एक डिसीजंस जो लेते हैं सैंडलवुड कल्टीवेशन में, वो सभी डिसीजंस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। घाटा भी पहुंचा सकता है, मुनाफा भी पहुंचा सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये कौन सा डिसीजंस हमको इकोनॉमिक्स में इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट में हम सैंडल को ये बोला जाता है सेमी एरिड कंडीशन में अच्छा आता है। सपोज हम गलत तरीके से ज्यादा बारिश आने एरिया में, या ज्यादा मानसून एरियाज जो बोलते हैं ना, उस मलनाड एरिया हम बोलते हैं, या ज्यादा मानसून रेनफॉल है उस एरिया में डालने से क्या होता है, उसका हार्डवुड फॉर्मेशन देर हो जाता है और मुनाफा भी बहुत देर से मिलता है आपको। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ साइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे करना है, कैसा साइट होना चाहिए, उसमें ज्यादा टर्मेट माउंट वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्मेट का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ साइट को चुनने वक्त बहुत बहुत ही सोच समझ के साइट चुनना पड़ता है। नेक्स्ट, साइट प्रिपरेशन। जब हम प्रिपेयर करते हैं, हम वृक्षारोपण करते हैं सैंडल का, उस समय हम नॉर्मली बोलते हैं 5 बाय 5 मीटर में करना है, ठीक है। मगर उसमें प्रिपरेशन का जरूरी है, एक हल्का सा स्लोप होना चाहिए। हम ज्यादा उस सब में ध्यान नहीं देते हैं वृक्षारोपण करने वक्त, ऐसे ही डाल देते हैं। बाद में पता चल जाता है वो बारिश आने के बाद पानी जमा हो गया, और पानी इसका शत्रु है, सैंडलवुड का ज्यादा पानी इसका शत्रु है। दैट मीन्स
मोर देन 24 to 48 आवर्स पानी खड़ा हो गया फील्ड में, ये इसको मार देता है सैंडलवुड को। इसीलिए वो पानी खड़ा ना होने के लिए उसको जो प्रिपरेशन चाहिए, जो स्लोप देना चाहिए, वो सब करना है, नहीं तो अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिक्स फर्क हो जाता है, आपका जो मुनाफा आना है वो फर्क हो जाता है। और प्लांटिंग नॉर्मली प्लांटिंग जो बोलता है पर एकड़ में, पर हेक्टेयर में जब कैलकुलेट करते हैं 5 बाय 5 मीटर में हम सजेस्ट करते हैं, मगर कुछ लोग ज्यादा मुनाफा का सोच के 3 बाय 3 में या 4 बाय 4 में लगा देता है। मगर जब प्लांट्स को हम 15 साल तक रखना है या 15 साल के बाद तक रखना है, उसका मुनाफा जो है कम हो जाता है, बिकॉज कंपटीशन सैंडल के बीच में ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक अल्टरनेट होस्ट होता है, उसके साथ भी कंपटीशन बन जाता है। इसीलिए जब प्लांटिंग करने वक्त हमको सोचना चाहिए कौन सा सेकेंडरी होस्ट लेना है। फर्स्ट सेकेंड थिंग, कितना डिस्टेंस पे उसको लगाना है, ये डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिस्टेंस मतलब नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 to 5 मीटर होने से वो आइडियल कंडीशन होता है। 5 मीटर में 5 मीटर, दैट मीन्स 15 फीट में 15 फीट। और इसमें और एक चीज है, जब सेलेक्ट करते हैं होस्ट, वो ज्यादा मतलब फास्ट ग्रोइंग है, सैंडल से ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ये सब बहुत ही सोच समझ के प्लांटिंग करना पड़ता है। और प्लांटिंग करने वक्त जो सैंडल सीडलिंग चुनते हैं, वो ऐसा सीडलिंग चुनना चाहिए जिसमें, जैसे सुबह बताया गया था नर्सरी का और इससे टेक्निक में, एक अच्छा सा सीडलिंग जिसमें ऑलरेडी जो लिग्निफिकेशन हो गया, ब्राउननेस आ गया नीचे में, और एक ही स्टेम हो, मतलब फोर्किंग नहीं होना चाहिए, ये सब होना नहीं चाहिए। तो अच्छा प्लांट चुन के लगाना चाहिए, उसके हिसाब से भी इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ होस्ट। हम सिलेक्शन जो करने वक्त क्या करते हैं, हमेशा एक बड़ा टिम्बर ग्रोइंग लाइक लार्वेलिया लैटिफोलिया हो या रेड सैंडर हो, ऐसा पौधों को उसके साथ मिलने का कोशिश करते हैं। वो सैंडल से बहुत मतलब सैंडल 15 साल या 20 साल में आता है, वो तो 30 साल 40 साल तक वो मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरी ये बात है, जब सैंडल को ग्रो करते हैं, सैंडल को टिम्बर के लिए ग्रो करते हैं, मतलब वुड के लिए ग्रो करते हैं, और एक वुड स्पीसीज जब लगाते हैं थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा देना पड़ता है। सपोज आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लगा रहे हैं 5 मीटर में, 2.5 मीटर में एक हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को लगा रहे हैं, मे बी मैंगो, गोवा, सिट्रस और एनी ऑफ दीज हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, ये सब हम लगाते हैं। उस समय क्या होता है, मैनेज हो जाता है। इसीलिए मैनेज हो जाता है, ये सपोज सैंडल ग्रो करने वक्त 5 इयर्स का हो गया पौधा, तो मैंगो लगा दिया तो मैंगो का तो आमदनी है कम हो जाएगा, मतलब जो फ्रूट सेटिंग है कम हो जाएगा, क्योंकि ये सैंडल उसका जूस को चूसना शुरू कर देगा। ये होस्टोरियल कनेक्शन हो जाता है नीचे जमीन के अंदर, उससे जूसना शुरू कर देगा। इसीलिए ये प्लांटिंग करने वक्त और सिलेक्शन ऑफ होस्ट करने वक्त सोच समझ के करना चाहिए। और देर आर सम गुड होस्ट, लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग होस्ट होता है, लाइक हमारा कैशना होता है, वो सस्पेनिया होता है, ये सब हम लगा दे, पास में भी लगा दे 2 फीट की दूरी में, ये सैंडल का वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर लेता है। एंड जब वो ग्रोथ बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सैंडल को, थोड़ा जब 1 साल 2 साल के बाद उसका सनलाइट बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, इसीलिए उसको ज्यादा शेड नहीं मिलना चाहिए, वैसा हाउस प्लांट को मैनेज करके लेके जाना पड़ेगा। ये सब इकोनॉमिक्स में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट में 15 साल के बाद जो यील्ड आता है, वो सब के लिए ये सब मेंटेन करके सोच समझ के लेके जाना पड़ता है फील्ड में। इसीलिए एंड प्रूनिंग हम बोलते हैं, प्रूनिंग का भी एक थोड़ा बहुत अलग विचार है। हम सिल्विकल्चर की तौर पे ये बोलते हैं, अभी आपको अच्छा सा मुनाफा मिलना चाहिए 15 साल के बाद, एक स्ट्राइट बोल होना चाहिए। इसीलिए प्रूनिंग करने से थोड़ा जो ब्रांचेस जो उसका फोर्क हो जाएगा, या ब्रांचेस में जो फूड जो तैयार होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा कम नीचे का ब्रांच निकाल दे और ऊपर सिर्फ ब्रांच रखा के 40% क्राउन को मेंटेन करके प्रूनिंग करने, और उसका मेंटेन करके जब भी प्रून करते हैं थोड़ा सोच समझ के करें, और प्रूनिंग करने में तो एक शार्प नाइफ से करें, एक ही बार प्रूनिंग करें, और स्टेम में बार को वो फटना नहीं चाहिए। जब वो फट जाएगा तो फिर उधर से बीमारी आने का शुरू हो जाता है, इसीलिए प्रूनिंग करने वक्त ये सब ध्यान देना पड़ता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है एकदम प्रूनिंग नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, जो होगा होगा। मगर हमारी जो सेल का, जो केएसडीएल का सेल्स जो करते हैं, मतलब परचेस जो करता है, उसमें टिप्पू सुल्तान का 18 क्लासिफिकेशन है। क्लास 1 विलायती बबुल बबुल जो होता है वो कैटेगरी में जो आना है, तो उस समय उसको एक अच्छा सा गर्थ अर्थात अच्छा सा लंबा सा बोल होना चाहिए, वो
वो अच्छा मुनाफा देता है, मतलब ज्यादा प्राइस देता है। इसीलिए प्रूनिंग सोच समझ के और करेक्ट टाइम पे करना है। नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, यूजुअली जब वृक्षारोपण करते हैं, जिस दिन वृक्षारोपण करते हैं उस समय थोड़ा फ्लडिंग इरिगेशन करते हैं, सो दैट पानी को अच्छा सा, मतलब प्लांट को अच्छा सा पानी मिल जाए, वृक्ष को अच्छा सा पानी मिल जाए। वो पानी होने के बाद हम 2 days 3 days इंटरवल में उसको ड्रिप इरिगेशन के तौर पे उसको पानी देना बहुत ही अच्छा है। ये पानी जो है 1 साल 2 साल तक हमको मेंटेन कर दे, बाद में ये पौधा अपने आप वो बारिश का पानी जो आता है उसको लेके ये बढ़ना शुरू कर देता है। मगर इरिगेशन भी ज्यादा दे रहे हैं और मतलब बारिश भी ज्यादा हो रहा है, और ये दोनों तो ठीक से नहीं संभाले तो क्या होता है, फ्लडिंग हो जाता है। जब फ्लडिंग हो जाता है उसका बीमारी आ जाता है, रूट में रूट रॉट आ जाता है। जब रूट रॉट आ जाता है तो पौधा मरना शुरू कर देता है। इसीलिए इरिगेशन भी थोड़ा संभाल के मैनेज करके लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो इकोनॉमिक्स को घाटा हो सकता है, मुनाफा को घाटा कर सकता है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इन जनरल हम जो बोलते हैं प्लांटिंग करने के बाद 2 kg ऑफ एफओएम लगा दीजिए, गोबर का खाद जो होता है वो गोबर का खाद लगा दीजिए, बहुत मुनाफा आता है, बहुत अच्छा सा होता है। मतलब उसमें क्या होता है, जमीन के वो रूट जो रखते हैं पॉलिथीन बैग का, उसका नीचे जब हम डालते हैं वो पानी को पकड़ के रखता है। जो पानी कम हो जाता है या समर सीजन है उस समय वो पानी को स्टोर करके रूट को सप्लाई करता है। दिस इज गुड प्रैक्टिस, सो दैट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन स्पेशली मैन्युअल एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ, मतलब वो प्लांटिंग करने वक्त वो लगाने से बहुत अच्छा होता है। बाद में हम सजेस्ट नहीं करते, फिर भी ग्रोथ को थोड़ा एनकरेज करने के लिए, जैसे सीडलिंग लगा दिया 2-3 महीने के बाद जब वो पकड़ लिया अच्छा सा, उस समय सोच समझ के देखिए अगला साल नहीं तो अगला मानसून में उसको 50 ग्राम या 75 ग्राम्स नहीं तो 100 ग्राम्स ऑफ डीएपी देने से, 50 सेंटीमीटर दूरी से पौधा का वो डीएपी देने से भी अच्छा ग्रोथ शुरू हो जाता है। दिस इज सिंपल, देयर इज नो मच, मतलब उसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ को देख लीजिए उस मिट्टी में, आपका जब डगा से पहले ही मिट्टी का परीक्षण करते हैं उससे पता चल जाता है इसमें एनपी का स्टेटस क्या है मिट्टी में, उसको भी देख के आप इसको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग एंड वीडिंग बहुत ही जरूरी। क्या होता है, बहुत बार जब हम क्लीन नहीं किए, वीड नहीं किए, ये वीड और जब क्लाइंबर्स वगैरह सैंडल के ऊपर आ गया, उसका ग्रोथ को स्टंट कर सकता है, ग्रोथ को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए थोड़ा इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, जब खासकर खेती करने वक्त मैनेज करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ये सैंडल के साथ जो भी खेती करते हैं इनिशियल 5 years, मतलब 5 साल उसका जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप होता है, या तूर खजानास खजान होगा, जो भी है वो सब करते हैं खेती। बाद में क्या होता है 5 साल के बाद उसका खेती करने का वो स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि क्राउन और रूट दोनों बढ़ जाता है और शेड कंडीशन आ जाता है, खेती करना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए उस सब उसके बाद जो वीडिंग और क्लीनिंग बहुत जरूरी ध्यान देना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं है क्लीनिंग करने के लिए बोला है पूरा एकदम साफ करके रख दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ घास और कुछ और पौधे इसको जो मुनाफा दे रहा है, वैसे छोटे छोटे पौधे हैं श्रब्स हर्ब्स है, उसको वो साथ होने से वो अच्छा होता है, क्योंकि वो इसका जो क्या बोलते हैं होस्टोरल कनेक्शन बनता है, फूड सप्लाई भी करता है, ये मुनाफा भी है। इसलिए क्या होता है, प्रोटोलेरिया बोल के एक स्पीसीज है, उसको लगाने से वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसको सप्लाई मतलब ग्राउंड कवर को बना के रखता है और अच्छा सा उसको मुनाफा भी देता है, मतलब ग्रोथ में। ये सब होने के बाद हम जब 12 साल के पार हो गया या 10 साल के पार हो गया पेड़, उस समय हमको ये बहुत जरूरी होता है उसके अंदर सच में हार्टवुड आ गया क्या नहीं आया। हार्टवुड आ गया तो कितना आया, वो हार्टवुड जो आ गया वो काफी है क्या, वो मैं कट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सब सोचने के लिए हमको असेस करना बहुत जरूरी है, उसका यील्ड क्या है और ग्रोथ क्या है, वो दोनों देख के हमको डिसाइड करना पड़ता है हार्वेस्टिंग। एंड इसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बीमारी और जगह में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में होंगे या एग्रीकल्चर क्रॉप में होंगे, ये जब नया आप लोग सैंडलवुड या श्रीगंज जो लगाते हैं उस समय उधर का जो पेस्ट एंड डिसीज है इसमें भी आ सकता है, और ब्रोजिंग के से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और जब बड़ा होना शुरू कर दिया और हार्टवुड फॉर्मेशन होना हो गया तो थेफ्ट का प्रॉब्लम भी आ जाता है, चोरी का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है। इसीलिए इस सब को ध्यान देना पड़ता है, इस सब को ध्यान नहीं दिया, इस सब को आप लोग प्लांटेशन टेक्निक को अपना नहीं आए ठीक से, तो इकोनॉमिक्स को आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए ये सब बहुत जरूरी है। दिस आर द कॉमन जो एग्रीकल्चर जो मतलब हॉर्टिकल्चर और अदर कमर्शियल क्रॉप्स जो है इसके साथ जो
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ट्री स्पीसीज जो होता है, दिस आर नॉर्मल क्रॉप्स व्हिच इज जो लगाया जाता है एज अ सेकेंडरी होस्ट। एंड दिस इज द मिलना हर्बेरिया, दिस इज ड्रिप इरिगेशन किया है और बीच बीच में गड्ढा कोड़ के छोड़ा है। ये सैंडल के साथ ये मिलना का साथ हो रहा है दोनों को, एक सैंडल एक मिलेना, एक सैंडल एक मिलेना ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट ये ड्रिप इरिगेशन है, देख सकते हैं। एंड इधर स्प्रिंकलर के भी कुछ लोग जिसका पैसा है जो मैनेज कर सकते हैं वो स्प्रिंकलर को भी लगा के मैनेज कर रहे हैं।